एपिसोड 501 टू 510। जब मिच ने ये सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने सामने खड़े 100 से ज्यादा लड़ाकों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और उसे अपने दाहिने हाथ पर लटका लिया। काटना, हर जगह खून बिखरा हुआ था। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। मिच ने उसकी कोहनी से हाथ को पूरी तरह काट दिया था। उसका दूसरा हाथ खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ा और अपने दांत पीस लिए। उसने अत्यधिक दर्द सहते हुए अर्जुन की ओर देखा और अशुभ भाव से कहा, अर्जुन कपूर, तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कबीर रनावत, बस बिरादरी के क्रोध का इंतजार करो। अर्जुन की बात सुनकर मिच ने अपना दाहिना हाथ काटने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। अगर यह बात बाहर आ जाती तो साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की भूमिगत सेनाएं कांप उठतीं। बिरादरी के अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, जो सदमे में थे। अर्जुन ने मिच को ठंडे अंदाज में देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने अत्याचारी अंदाज में कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखता। इसके बाद तुम्हें देखना चाहिए कि मेरे साथ मारपीट करने के बाद क्या होगा। इसी समय अर्जुन का फोन बज उठा। अंकल टिम, कैसा चल रहा है? अर्जुन ने फोन उठाया तो उसने तुरंत पूछा। फोन के दूसरी तरफ से टिम की हंसी आई। उसकी हंसी घंटी की तरह तेज और स्पष्ट थी। यह आत्मविश्वास से भरी हुई भी लग रही थी। उसने कहा, चिंता मत करो, अभी तक किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की है। उसी समय टिम ने अपने होठों से पाइप लटका रखा था। उसने ग्रे चेकेड सूट और टाई पहन रखी थी। इसके अलावा उसके बाल पीछे की ओर खींचे हुए थे। वह सिरस मैनर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके पीछे हथियारबंद लोगों का एक समूह था। वे काले लड़ाकू कपड़े और काली टोपी पहने हुए थे। उनके चेहरे छद्म रंग से रंगे हुए थे और वे सभी हथियारबंद थे। 50 लोगों की 2 टीमें थीं। वे भारी हथियारों से लैस थे। उनकी बंदूकें भी भरी हुई थीं। वे सिरस मैनर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़े थे। मैनर के अंदर गायत्री जी के अधीनस्थ सूट पहने 100 से ज्यादा विशेष रूप से प्रशिक्षित लड़ाके सभी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। वे पिस्तौल थामे टिम के आदमियों के सामने खड़े थे। भीड़ के पीछे जियाडा ने एक सफेद लंबी पोशाक पहन रखी थी। वह एक सुंदर हंस की तरह खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा था। टिम, रास्ते से हट जाओ, गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके होंठ खून की तरह ठंडे थे। उसकी आंखें बर्फीली थीं। टिम ने अपना पाइप हटा दिया और उसकी आंखों में अशुभ चमक आ गई। वह हंसा, गायत्री जी, हम अंदर बात क्यों नहीं कर सकते? हमें ऐसा क्यों करना है? गायत्री जी ने टिम को घूर कर देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। अपने आदमियों से कहो कि चले जाएं। टिम बेपरवाही से पेश आ रहा था। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम कहाँ जल्दी में हो। क्या तुम साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन के पास जा रहे हो या बिरादरी के पास? जब उसने ये पूछा तो टिम की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। उसकी आंखें भी तीखी हो गईं। तुरंत ही टिम की आभा और अधिक तीव्र हो गई। फिर वह अत्यंत ठंडी और डरावनी हो गई। वालिस के मृत्यु योद्धाओं का सामना करते समय हर कोई खगोलीय दबाव महसूस कर रहा था। टिम, तुम्हें मेरे काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी घबरा रही थी। साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के एंडरसन और बिरादरी ही वह परिवार और शक्ति थे जिनकी उन्होंने सहायता की। उसका अनुमान गलत था। वह केवल अर्जुन को भड़काना चाहती थी। लेकिन कौन जानता था कि वह नासमझ बालक नूह अर्जुन को पूरी तरह क्रोधित करने के लिए कुछ ऐसा पागलपन कर देगा। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि बेकार अर्जुन के पास इतने सारे बैकअप होंगे। वह जवाबी हमले का अवसर लेने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्रवाई करने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वालिस एक बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन एंडरसन और बिरादरी कई सालों तक उनके बाएं और दाएं हाथ रहे। उन्होंने उन्हें बनाने में बहुत समय और प्रयास बर्बाद किया। यदि अर्जुन उनसे छुटकारा पा लेता तो वालिस दंपत्ति को अपने बाएं और दाएं हाथ के लोगों को खोने के कारण बहुत पीड़ा होती और साथ ही वे अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा भी खो देते। गायत्री जी बिना कुछ किए ऐसा होने नहीं दे सकती थी। गायत्री जी, मत भूलना, भले ही तुम मेरे भाई की दूसरी पत्नी हो, लेकिन मेरे परिवार और मेरी नज़र में तुम अभी भी अयोग्य हो। तुम योग्य नहीं हो, और तुम्हारा परिवार मुझे आदेश देने के योग्य नहीं है। टिम के ऐसा कहने के बाद 50 आदमियों की 2 टीमों ने एक ही समय में अपनी बंदूकें उठा लीं। वे ये काम बहुत व्यवस्थित ढंग से कर रहे थे। इस समय सिरस मैनर एक विशाल तूफानी बादल से घिरा हुआ था। धमाका, बादलों की गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, फिर तेज बारिश होने लगी। पूफ,
एक नौकर ने स्वाभाविक रूप से एक बड़ा काला छाता खोला और टिम के लिए आगे बढ़ाया। हवाई दृश्य से देखने पर सिरस मैनर लोगों से भरा हुआ दिखाई देता था। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध इतना तीव्र था कि किसी को भी ऐसा महसूस होता कि उनकी रक्तवाहिकाएं फूल गई हैं और उनके हाथों में पसीना आने लगा है। साथ ही उनके मुंह सूख गए हैं। बारिश के बीच दो खुली काली छतरियों ने मौत के इस माहौल में उदासी का एहसास भर दिया। फिलिप की बात पर वापस आते हैं। वह मेबैक में बैठा था जबकि मिच और एंसल सॉन्डर्स एक अन्य वाणिज्यिक कार में बंधे हुए थे। कार चल पड़ी। कबीर के आदमियों के साथ 10 से ज्यादा काली कमर्शियल गाड़ियां आ गईं। वे दो काली मेबैक कारों के पीछे चल रहे थे, जो मुंबई से निकलकर साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रही थीं। आसमान भयावह रूप से उदास था। चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। उनके सिर के ऊपर बिजली चमकने लगी। बारिश हो रही थी और एक एक करके गाड़ियां मुंबई से बाहर निकल रही थीं। उन्होंने दूर से ही लंबी दूरी की छापेमारी शुरू कर दी थी। तूफान दक्षिण नदी जिले में आ गया था। टकरा जाना। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। जय ड्रेगो के घर के आंगन में भी बारिश हो रही थी। उनके घर का माहौल गंभीर और गमगीन लग रहा था। जे ड्रैगो का घर एक ठेठ चीनी आंगन वाला घर था, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ 2 मंजिलें थीं। दीवारें और टाइलें काले रंग की थीं, और यह किंग राजवंश की विशिष्ट वास्तुकला का लेआउट था। ये चौकोर था और बीच में एक आंगन था। वहां से कोई भी आसमान और सितारों को देख सकता था। बरामदे के मध्य में एक प्राचीन चीनी कांस्य कढ़ाई रखी हुई थी। अभी यह बारिश के पानी से भरा हुआ था। बारिश का पानी कढ़ाई में गिर रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे दालें तली जा रही हों। जय भीतरी प्रांगण के बीच वाले हॉल में था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह कुछ महिलाओं के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। भागना बंद करो, मेरी नन्ही सुंदरियों, मैं आ रहा हूं। इस समय बरामदे से आती हुई तेज कदमों की आवाज पूरे आंतरिक प्रांगण में गूंज रही थी। टकरा जाना। संयोग से अचानक आसमान में एक और गड़गड़ाहट हुई। इससे अंधेरा आसमान दिन जैसा चमकीला हो गया। काले सूट में एक आदमी आदरपूर्वक आंतरिक प्रांगण के मध्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। वह बारिश में खड़ा था। मध्य हॉल के अंदर जय अभी भी अपने मनोरंजन में व्यस्त था। 5 मिनट बाद में पोखरों में तेजी से कदम रखते कदमों की आवाजें फिर से सुनी जा सकती थीं। फिर एक के बाद एक 4 लोग प्रवेश द्वार पर आ गए। वे 20 मिनट से इंतजार कर रहे थे। उस दौरान उनमें से किसी ने भी अपनी घबराहट के बावजूद जय को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कारण ये था कि एक बार किसी को 8 टुकड़ों में काट दिया गया था क्योंकि उसने जय को तब परेशान किया था जब वह मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद जय की दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने अपनी अंडरवियर और एक सफेद मखमली विंडब्रेकर पहन लिया। फिर वह दरवाजे से बाहर चला गया और अपने आदमियों को देखा जो बारिश में खड़े थे। उसने उनके सामने खड़ी कुछ महिलाओं को धक्का दिया और पूछा, क्या वे सुंदर हैं? चारों पुरुषों ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई देखने की। उन्होंने एक साथ उत्तर दिया, मुझे मास्टर ड्रैगो की महिलाओं की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। वह बिरादरी के अध्यक्ष थे, जे ड्रागो। वह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के भूमिगत दृश्य में शीर्ष 5 में से एक थे। वह एक दुष्ट तानाशाह था। वह बहुत ही धूर्त था। अगर कोई उसका विरोध करता तो वह उसके पूरे परिवार को मार डालता। जय ने अपने होंठ चटकाए। उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। फिर उसने सेक्सी महिलाओं में से एक के कॉलरबोन के वक्र में थोड़ी शराब डाली। उसने एक बड़ा घूंट लिया। वह ठहाका लगाकर हंसा। बताओ, क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? मास्टर ड्रेगो, मास्टर पॉटर को कुछ हो गया है। उसका एक आदमी अपना सिर नीचे झुकाकर तूफान में खड़ा हो गया। जय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उस आदमी का क्या होगा? क्या कोई बिरादरी का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है? मास्टर ड्रेगो, मास्टर पॉटर अपने आदमियों के साथ मुंबई गए और कबीर रनावत के क्षेत्र में खुद को मुसीबत में डाल लिया। आदमी ने आगे कहा। मुंबई, कबीर रनावत। जे ने अपनी शराब पी और गिलास तोड़ दिया। वह चिल्लाया, कबीर रनावत जैसा छोटा किरदार क्या कर सकता है? बाकी लोगों की ओर देखते हुए जो कुछ कहना चाह रहे थे, जय चिल्लाया, क्या? बोलो। मास्टर ड्रेगो, हमारे सभा स्थल पर पुलिस की नजर है। दक्षिण में भी संपत्ति उद्योग जगत के लोगों द्वारा जब्त की जा रही है। पूर्व में 3 भूमिगत लड़ाकू रिंग और 7 भूमिगत कैसीनो भी किसी ने नष्ट कर दिए। वे एक एक करके घटित हुई घटनाओं को सूचीबद्ध कर रहे थे। आसमान में बिजली चमकी। फिर बिजली गिरी और जय ड्रैगो का आंगन और जय का चेहरा दोनों ही रोशन हो गए। उसके चेहरे पर शीतलता, क्रोध और मृत्यु की आभा थी।
बिरादरी के अध्यक्ष के रूप में जय 10 साल से अधिक समय से सभी को नीचा दिखा रहा था। उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अकेले किसी ने उसकी जगह को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। ये किसने किया? जय ने अपनी छाती से एक गहरी दहाड़ निकाली। ये किसी बाघ की दहाड़ जैसी लग रही थी। यह मैं हूं। अचानक बाहर आंगन से एक ठंडी आवाज आई। तभी विंड ब्रेकर पहने एक आदमी दरवाजे पर आया। उसके होठों से सिगरेट लटक रही थी। पूफ! कबीर ने स्वयं काली छतरी खोली और अर्जुन के सिर पर गिरती बारिश को ढक दिया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आकाश में गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज गूंजी। आंगन वाले घर के अंदर एक कठोर माहौल था। दोनों सेनाएं गतिरोध में थीं। जय ने आवाज की दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर उसने छतरी के नीचे एक युवक को देखा। उसके होठों से सिगरेट लटक रही थी और उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। वह भी पट्टियों में बंधा हुआ था। लेकिन इस युवक की आंखें आसमान में चमकते तारे की तरह थीं। उनमें एक बहुत ही मजबूत आभा और निवारक शक्ति थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे को घूर रही थीं। उनके बीच एक बरामदा और एक कांसे का बर्तन था। बारिश की फुहारें कांसे के बर्तन में गिरी और पानी बह निकला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीन्स भून रहा हो। ये बहुत तेज आवाज थी। जय का चेहरा उदास था। उसने उस बिन बुलाए मेहमान को घूरा जो कहीं से अचानक उसके आंगन में आ गया था और ठंडे स्वर में बोला, तुम कौन हो? मेरे आंगन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत हिम्मतवर हो। जय कोई बेवकूफ नहीं था। ये बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही उसके घर में घुस आए। क्या बाहर उसके आदमियों ने उन्हें अंदर आने दिया? इसका एक ही स्पष्टीकरण था। उसके आदमियों के साथ कुछ हुआ होगा। इसका मतलब ये भी था कि ये लोग मुसीबत मोल लेने आए थे। अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया और सांस छोड़ी। काली छतरी के नीचे उसने ऊपर आसमान में चमकती बिजली को देखा जो बरामदे के ऊपर ड्रैगन की तरह चमक रही थी। उसके कानों में गड़गड़ाहट की गूंज जोर से गूंजी। जे ड्रैगो, बिरादरी को भंग कर दो, अर्जुन ने शांति से कहा। उसकी आवाज धीमी थी। हालांकि जब गड़गड़ाहट के साथ आवाज आती थी तो ये भयानक लगती थी। हंसी की गर्जना। जे ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह कोई विदूषक हो। उसने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे, जे ड्रैगो, बिरादरी को खत्म करने के लिए कह रहे हो। 20 सालों से किसी ने मुझसे ये कहने की हिम्मत नहीं की। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मौत की मांग कर रहे हो। अगले ही पल खून से लथपथ एक आदमी कबीर के पीछे से सामने की ओर धकेल दिया गया। मिच बरामदे पर गिर पड़ा और उसका एक हाथ टूट गया। वह एक गड्ढे में गिर गया और वह गड्ढा तुरंत लाल हो गया। मास्टर ड्रैगो, मास्टर ड्रैगो, मुझे बचाओ। मिच फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर बारिश के पानी में भीगा हुआ था। वह कांपते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए जे की ओर देख रहा था। मिच पॉटर, तुमने क्या किया? जय दहाड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। मिच उसका दाहिना हाथ था, लेकिन अब उसका एक हाथ टूट चुका था। यह एक चेतावनी थी। यह एक बेशर्म धमकी थी। उस समय जे की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और वह छतरी के नीचे अर्जुन को घूर रहा था। वह चिल्लाया, अब जब तुम मेरे आंगन में आ गए हो तो जाने के बारे में मत सोचना। धत्तेरी की, ये लोग कौन थे? कबीर अर्जुन के बगल में खड़ा था। इस समय उसने अपना मुंह खोला, मास्टर ड्रैगो, बहुत दिनों से नहीं मिले। अंत में जे ने अपना ध्यान कबीर की ओर लगाया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, अच्छा, अगर यह कबीर नहीं है, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ लाए हो, तो क्या ये हो सकता है कि तुम यहाँ मेरे साथ शराब पीने और मस्ती करने आए हो? जे ने उपहास किया। उसकी नजरें थियो और अर्जुन के बीच गर्मजोशी से घूम रही थीं। कबीर इस युवक के लिए छाता पकड़े हुए था। उसकी निगाहों से ऐसा लग रहा था कि कबीर इस आदमी के साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहा था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि बिरादरी थियो से डरती नहीं थी और वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी यदि दोनों पक्ष लड़ने लगे तो किसी को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा इस समय वर्जित विषय सीमाओं का अतिक्रमण करना था। इससे पहले उसके आदमियों ने उसे बताया कि मिच अपने आदमियों को कबीर के घर में गड़बड़ी करने के लिए मुंबई लाया था। क्या कबीर अब अपने लोगों को यहाँ लाकर उसके घर में गड़बड़ी करने का एहसान चुका रहा था? मास्टर ड्रैगो, आपके आदमियों ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान किया जिसे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं। उस समय कबीर पर हमेशा साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की भूमिगत ताकतों, खास तौर पर बिरादरी द्वारा दबाव डाला जाता था। वे लगातार सीमा लांघते रहे और रिवरडेल में कई घिनौने काम करते रहे।
कबीर हमेशा एक आंख बंद रखता था। हालांकि अब स्थिति अलग थी। मिस्टर कपूर के साथ कबीर निडर था। जय ठहाका लगाकर हंसा। उसने कबीर की ओर इशारा किया और दहाड़ा, तुम्हें मेरे लोगों पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वाह! एक पल में जे ड्रैगो के आंगन के सभी पहरेदार हर दरवाजे, खिड़की और दरार से बाहर आ गए। वे सभी मांसल और भारी टैटू वाले आदमी थे जो तलवारें और डंडे पकड़े हुए थे। ये लोग बिरादरी के लड़ाके थे। हवाई दृश्य से ये देखा जा सकता था कि प्रांगण को जय के आदमियों ने पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ तक कि प्रांगण के बाहर की गलियां और चौराहे भी 100 से ज्यादा बदमाशों से भरे हुए थे, जिनके पास तलवारें और हेलीकॉप्टर थे। वे तूफान में प्रांगण की ओर बढ़ रहे थे। सभी जगह घनी भीड़ में सिर रखे हुए थे। जब वे पोखरों में पैर रखते थे तो उनकी आवाजें इतनी तेज होती थीं कि धरती हिल जाती थी। बारिश तेज होती जा रही थी। आसमान और जमीन ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। प्रांगण के अंदर और बाहर मौत का एक कठोर वातावरण था। जय बीच वाले हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और एक प्यारी सी सुंदरी को अपनी बाहों में थामे हुए था। उसने उसे कुछ बार चूमा और हंसा। उसने कहा, तुम मेरे घर में जबरन घुस आए हो, इसलिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। वह इतने लंबे समय तक इसलिए बकबक कर रहा था ताकि उसके लोग और अधिक सहायता मांग सकें। अर्जुन काली छतरी के नीचे खड़ा था। बारिश छतरी पर तेज आवाज के साथ गिर रही थी। वे लयबद्ध लग रही थीं। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता के लालटेन की तरह ठंडे ढंग से आंगन को स्कैन कर रही थीं। वे चारों ओर से घिर गए थे। ये सभी लोग गुंडे थे, जिनके हाथ में तलवारें थीं। वे सब उस पर और उसके पीछे खड़े 7-8 आदमियों पर आक्रामक तरीके से घूर रहे थे। डर गया क्या? अर्जुश ने अचानक पूछा। उसके बाद कबीर ने सबसे पहले उसे उत्तर दिया, मैं मिस्टर क्लार्क के लिए हर संभव प्रयास करता हूं। मैं मिस्टर कपूर के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। एक क्षण में अर्जुश के पीछे खड़े काले सूट पहने सभी लड़ाके एक साथ चिल्ला उठे। अर्जुश मुस्कुराया और अपनी सिगरेट का बट फेंक दिया। वह पीतल के बर्तन में जा गिरा। टकरा जाना। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज। जय दहाड़ा, उन्हें मार डालो। उसके पास कबीर और उसके साथियों के साथ बेकार की बातें करने का समय नहीं था। उसके आयोजन स्थल पर संकट था, उसे जाकर देखना था। उसके बाद जय ने अपनी औरत को पकड़ लिया और पलट गया। वह बीच हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। अंदर और बाहर 100 से ज्यादा आदमी थे। भले ही कबीर इतना शक्तिशाली हो और उसके आदमी बाहर इंतजार कर रहे हों, फिर भी यह सब बेकार था। जय को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ये तो बस कुछ ही जिंदगियों का सवाल था। यदि वे कुछ शुरू करते हैं, तो उसे मुंबई पर आक्रमण करने और कबीर के क्षेत्रों पर कब्जा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब समय आएगा, साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के रिवरडेल के साथ मिल जाने से उनके पास नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका होगा। हालांकि अगले ही पल, जब जय पिछले दरवाजे से बाहर निकला, तो वह तुरंत वापस बीच वाले हॉल में चला गया। एक झटके में पूरी तरह से हथियारबंद लोगों का एक समूह पीछे के दरवाजे से तेजी से अंदर घुस आया। वे सभी काले रंग की लड़ाकू पोशाक और बेरेट पहने हुए थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक चश्मे पहने हुए थे। उनके हाथ में बंदूकें भी थीं। बैठ जाओ, तुम सब, अपने हथियार नीचे रख दो। विरोध करना बंद करो। एक टीम, एक और। एक क्षण में ही चारों ओर से सशस्त्र सेनाएं वहां आ पहुंची। पूरे प्रांगण को 10 से ज्यादा काले हथियारबंद वाहनों ने घेर रखा था। एक के बाद एक हथियारबंद लोग वाहनों से उतरकर बंदूकें लेकर प्रांगण की ओर भाग रहे थे। जाओ जाओ जाओ, अपने हथियार गिरा दो। जो भी विरोध करेगा हम उसे मार देंगे। अपने हथियार गिरा दो। जो भी विरोध करेगा हम उसे मार देंगे। तलवारें लिए हुए वे गुंडे इन लोगों को देखकर दंग रह गए। वे जानवरों की तरह भाग रहे थे। बैंग बैंग, बंदूक चल गई। भागने की कोशिश कर रहे बदमाश गोली लगने के बाद एक ढेर हो गए। वे सभी निर्वासित थे और जानते थे कि अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ क्या होगा। इसलिए उन्होंने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि ये सब व्यर्थ था। लड़ाकू जूतों के पोखरों में पैर रखने की सघन ध्वनि प्रांगण में गूंज रही थी। एक पल में अर्जुन के पीछे एक सशस्त्र बल दिखाई दिया। वे सभी या तो खड़े थे या बैठे थे। उनकी बंदूकों की नाल बाहर की ओर थी और वे अर्जुन को बीच में खड़े होकर सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अपने हथियार गिरा दो। अपने सिर ढक लो। बैठ जाओ। अपने हथियार गिरा दो। बैठ जाओ, तुम सब। जो कोई भी विरोध करेगा उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। उसी क्षण पूरे भीतरी प्रांगण पर सशस्त्र बलों ने कब्जा कर लिया। 10 से ज्यादा गुंडे अपनी तलवारें नीचे करके सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। जय आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हथियारबंद लोगों में से एक ने उसकी छाती पर जोर से लात मारी।
तमाचा। जय बीच हॉल से पीछे की ओर उड़ गया, जैसे टूटी डोरी वाली पतंग हो। फिर वह बरामदे में बने गड्ढे में जा गिरा। टक्कर से उसकी 2-3 पसलियां टूट गईं। जय काफी देर तक नहीं उठा। छप छप, जूतों के पोखर में घुसने की आवाज। जय ने अपना सिर उठाया और अपने सामने आधा मीटर की दूरी पर एक लंबी आकृति देखी। अर्जुन नीचे जय को देख रहा था, जो बारिश के पानी में भीगा हुआ था और पोखर में पड़ा था। कबीर उसके बगल में एक काली छतरी पकड़े हुए था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जय, आज के बाद साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में कोई बिरादरी नहीं रहेगी। जय ने दांत पीसकर अर्जुन को घूरा। आखिरकार उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, जो 20 साल से हार के बाद भी ऊंचा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसका दबंग आभामंडल भी तुरंत गायब हो गया। अर्जुन ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, एंडरसन के घर जाओ। जब जय ने ये सुना, तो वह पोखर में बैठे बैठे ही हंसने लगा। उसने कहा, भले ही मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें एंडरसन के पूल में न जाने की चेतावनी दे रहा हूं। तुम वहां मर सकते हो। अर्जुन ने पलटकर जे की तरफ देखा, जो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसने जवाब दिया, तुम्हारी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि उनका पूल मुझे डुबो सकता है या नहीं। जय ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अरे बदमाश बच्चे, क्या तुम जानते हो कि एंडरसन के पीछे कौन है? एंडरसन, वह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 परिवार था। उनके पास 10 अरब से अधिक की संपत्ति थी। एंडरसन परिवार के प्रभारी व्यक्ति, ग्रेग एंडरसन, साउथ रिवर एस के उच्च प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उनके संबंध और स्थिति किसी की कल्पना से परे थी। इसके अलावा एक बड़ा परिवार एंडरसन को समर्थन दे रहा था। जय इतने बड़े परिवार का आदर करने के योग्य नहीं था। वे बहुत शक्तिशाली थे। चाहे एंडरसन के पीछे कोई भी हो, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा, यह मत भूलो कि जब तुम्हारी बिरादरी मेरे हाथों में आई तो वह कुछ ही सेकंड में कैसे बिखर गई। जब जय ने यह सुना तो उसका शरीर कांप उठा। बिल्कुल, इस युवक के सामने बिरादरी कुछ ही सेकंड में बिखर गई। ये सुनकर जय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से से अर्जुन को घूरा और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? वे इस क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों से काम कर रहे थे और अंततः आज वे एक अधिकारवादी बन गए। हालांकि एक अनाम बदमाश ने पलक झपकते ही उनकी बनाई हुई चीजों को नष्ट कर दिया। यहां तक कि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का भी कोई मौका नहीं था। पूरे प्रांगण को सशस्त्र बलों से भरा देखकर जय को डर लगने लगा। ऐसा आदमी निश्चित रूप से कोई नामहीन बदमाश नहीं था। हालांकि अर्जुन ठंडी हंसी के साथ अपने आदमियों के साथ प्रांगण से बाहर चला गया। प्रवेश द्वार पर 2 काली मेबैक गाड़ियां खड़ी थीं और उनके पीछे 10 से ज्यादा काली कमर्शियल गाड़ियां खड़ी थीं। फिर वे साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन के आलीशान विला की ओर बढ़ने लगे। कार में कबीर ने पूछा, मिस्टर कपूर, क्या आप सचमुच एंडरसन के साथ लड़ाई शुरू करना चाहते हैं? क्यों नहीं? अर्जुन ने उससे पूछा। वह देख सकता था कि कबीर के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आखिरकार वह अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में ही रहा था। उसके पास दुनिया पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा और साहस नहीं था। मिस्टर कपूर, आप साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन की ताकत के बारे में नहीं जानते होंगे। साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट मुंबई से बहुत बड़ा है। यह आकार में 2 गुना भी हो सकता है। यह अमीर और शक्तिशाली लोगों के उत्तराधिकार के लिए एक अधिकार है। इतिहास बताता है कि अभिजात वर्ग, सेनापति और मंत्री यहां इकट्ठा होते थे। एंडरसन आज तक बोलने की सबसे अधिक शक्ति वाला सबसे बड़ा परिवार है। वे एकमात्र कुलीन परिवार भी हैं जो पीढ़ियों से विरासत में मिला है। ये कहा जा सकता है कि एंडरसन उज्ज्वल और अंधेरे दोनों पक्षों पर हैं। यहां तक कि अगर दोनों पक्षों के साथ उनके संबंध बंद कर दिए जाएं, तो भी यह वही रहेगा। ये भी कहा जा सकता है कि एंडरसन स्थानीय तानाशाह हैं। साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट एंडरसन परिवार में सिर्फ ग्रेग एंडरसन ही नहीं है, बल्कि ओल्ड मास्टर एंडरसन भी हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान योगदान दिया था। यहाँ एंडरसन को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर हम उनके साथ युद्ध शुरू करते हैं, तो ये साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के साथ युद्ध शुरू करने के बराबर होगा। मिस्टर कपूर, क्या आपको पूरा भरोसा है? कबीर ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। उसका चेहरा चिंता से भर गया था, ये जानते हुए भी कि अर्जुन के पास असाधारण शक्ति और स्थिति थी। यदि वे एंडरसन जैसे बाघों से लड़ते, तो न केवल एंडरसन जवाबी हमला करते, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। उसे चिंता हो रही थी। उसे एंडरसन की परवाह नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि इसका साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर होगा।
उसे चिंता थी कि क्या अंकल टिम गायत्री जी को रोक पाएंगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कहा, ग्रेग एंडरसन को बुलाओ। कबीर ने तुरंत ग्रेग के नंबर पर कॉल किया। मोटरसाइकिल का काफिला साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की एक सड़क पर रुक गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया। कॉल लग गई और दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। उसने झुंझलाहट में पूछा, ये कौन है? अर्जुन कपूर। अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। अर्जुन कपूर, आपके पास गलत नंबर है। मैं आपको नहीं जानता, ग्रेग ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसके सामने एक आकर्षक शरीर और लंबी, पतली टांगों वाली एक महिला खड़ी थी। ये गायत्री जी की निजी सहायक, विवान वालिस थी। वह मौत की योद्धा थी जिसे वालिस ने पाला था। वह गायत्री जी की निजी सहायक भी थी। ये कहा जा सकता है कि वह वालिस की मशीन थी। वह गायत्री जी की दाहिनी हाथ की महिला भी थी। इस समय वह एंडरसन के विला में थी। इसका मतलब था कि गायत्री जी यहाँ थी, और साथ ही ये वालिस के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता था। अर्जुन ने नाक सिकोड़ी और कार से बाहर निकल गया। वह नूह को कार में लेकर चला गया और बोला, ग्रेग, तुम एक समझदार आदमी हो। एंडरसन बहुत बड़ा परिवार है। मुझे पता है कि तुम खाली हाथ नहीं आओगे। चूंकि एंडरसन साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं केवल तुमसे ही बात करूंगा। तुम्हारे बेटे ने गलती की है। तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ ग्रेग चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, युवक, भले ही मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या कौन तुम्हारा समर्थन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो। अगर नहीं, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रेग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से हार मान लेते। चूंकि वे एंडरसन को इस मुकाम तक ले जा सकते थे, तो स्वाभाविक था कि उनमें आत्मविश्वास और साहस था। क्या यही आपका जवाब है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसने नूह को कार से बाहर निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने उसके दोनों खून से लथपथ हाथों पर पैर रखा। अपने पिता से बात करो। आह, दर्द हो रहा है। नूह ने बिना किसी ईमानदारी के चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। वह शैतान है। वह मुझे मार डालेगा। वाह। फोन के दूसरी तरफ ग्रेग तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा काला पड़ गया था और वह गहरी आवाज में दहाड़ रहा था, युवक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, हद से आगे मत बढ़ो। यह हैंडरसन का इलाका है। ये साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट है। अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की, तो मैं वादा करता हूं कि तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। हे, अर्जुन ठंडी हंसी हंसा। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मुझे धमकाते हैं। इतना कहने के बाद अर्जुन ने कबीर की कमर पर बंधी खंजर निकाल ली। छुरा भोंकना। खंजर सीधे नूह के कंधे में घुस गया। एक जोरदार झटके के साथ उसकी कंधे की हड्डी टूट गई। फिर अर्जुन ने वीडियो कॉल शुरू की और ग्रेग को यह बात रिकॉर्ड कर दी। आह, पिताजी, मुझे बचाओ। पिताजी। ग्रेग विला के विशाल हॉल में खड़ा था और देख रहा था कि उसका बेटा खून से लथपथ होकर चिल्ला रहा था। उसका पूरा शरीर तनाव में था और वह गुस्से से चिल्ला रहा था, बंद करो। तुम क्या चाहते हो? उसके इतना कहने के बाद विविन, जो कुछ देर से चुपचाप वहां खड़ी थी, ठंडे स्वर में बोली, ग्रेग, मैडम वालिस का आदेश मत भूलना। ग्रेग विस्फोट के कगार पर था। हालांकि जब उसने मैडम वालिस शब्द सुने तो उसे अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ा। उसने वीडियो देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। मेरे बेटे को जाने दो और अपने लोगों के साथ साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो। एंडरसन कभी भी मुंबई में कदम नहीं रखेंगे और मुंबई में हमारी सारी संपत्तियां भी तुम्हारी होंगी। ये ग्रेग की शर्त थी, लेकिन साथ ही यह मैडम वालिस का आदेश भी था। वह अपना मांस काट रहा था। इस पर कम से कम 1 अरब रुपये खर्च होंगे। हालांकि ग्रेग को आश्चर्य हुआ जब अर्जुन ने जवाब दिया, मैं आपको एंडरसन को साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकालने के लिए 20 बिलियन नकद दूंगा। जैसे ही आप सिर हिलाएंगे, पैसा आपके सामने के दरवाजे पर भेज दिया जाएगा। ग्रेग का चेहरा उतर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 20 अरब। अर्जुन कपूर कौन था? वह इतनी आत्मविश्वास से ऐसी बात कैसे कह सकता था? एंडरसन कई पीढ़ियों से साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराधिकार में थे। अब जब ये ग्रेग के हाथों में था, एंडरसन खूब फलने फूल रहे थे। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा दौलत और रुतबा हासिल किया। हालांकि उनकी कुल संपत्ति केवल 70 से 80 बिलियन डॉलर ही थी। उसके सामने खड़ा यह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 20 अरब डॉलर देने का वादा कर रहा था। ग्रेग की नज़र विविन पर पड़ी। उसने जांच करते हुए पूछा, मिस विवियन, अर्जुन कपूर कौन है? विविन ने ग्रेग अर्जुन की असली पहचान नहीं बताई। उसने उसे सिर्फ ये बताया कि मैडम वालिस क्या चाहती थीं।
उसे एंडरसन और साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की रक्षा करनी थी। जब आवश्यक हुआ तो उन्हें नूह की बलि देनी पड़ी। हालांकि ये कैसे संभव था? नूह उनका इकलौता बेटा था। वह एंडरसन परिवार का भविष्य और आशा था। विविन की आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। ग्रेग ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता था कि अब वह मुश्किल स्थिति में है। जब उन्होंने वालिस पर निर्भर रहने का निर्णय लिया तो ग्रेग को पता था कि ये दिन आएगा। युवक, तुम सिर्फ अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहे हो। मैं तुम्हें अब भी यही बात कहने जा रहा हूं, दुश्मनी को बनाए रखने के बजाय उसे खत्म करना बेहतर है। कोई भी गलती कर सकता है, आपको जब भी संभव हो उन्हें माफ कर देना चाहिए। 1 बिलियन नकद और मुंबई में एंडरसन की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मेरे बेटे को जाने दो, ग्रेग ने कहा। हालांकि अर्जुन ने आगे जो कहा उसने साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन परिवार के लिए मौत की घंटी बजा दी। उसने कहा, आपके बेटे को मेरी पत्नी के खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में किसी को भी मेरी पत्नी के पीछे वासना करने की इजाजत नहीं है। आज मैं अर्जुन कपूर यह सिर्फ एक बार कहूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि एंडरसन के पीछे कौन है और मुझे परवाह नहीं है कि एंडरसन के पास कितनी उपलब्धियां हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर एंडरसन आधे घंटे में साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलते हैं तो इन लाशों के लिए 23 ताबूत तैयार रखें। इतना कहने के बाद अर्जुन ने फोन रख दिया। बारिश रुक गई। सड़क पर नियॉन लाइटें चमकने लगीं। यहाँ बहुत सारे नागरिक थे। वे सभी ग्रेग को जानते थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या यह एंडरसन परिवार का यंग मालिक नहीं है? वह आदमी कौन है? वह यंग मालिक को कैसे पीट सकता है? मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। अगर वह युवा मालिक को छूता है तो वह मर जाएगा। उसके उच्चारण के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि वह यहाँ से है। कितना लापरवाह मूर्ख है। अर्जुन के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वह कार में वापस चला गया और एंडरसन के विला की ओर चला गया। आधे घंटे बाद अर्जुन का काफिला एंडरसन के विला के प्रवेश द्वार के सामने रुका। इस समय एंडरसन का विला अभेद्य सुरक्षा से लैस था। विला के अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसे लड़ाके मौजूद थे जिन्हें एंडरसन ने प्रशिक्षित किया था। विला उनकी सुरक्षा से अभेद्य था। अर्जुन कार से बाहर निकला। जब ग्रेग ने विला के अंदर से फिलिप को देखा तो वह चौंक गया। वह बहुत ही युवा व्यक्ति था। वह कौन था? उन्होंने मैडम वालिस को भी चिंतित कर दिया। इसी समय साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की सभी मुख्य सड़कों से एक के बाद एक कारें एंडरसन के विला की ओर तेजी से बढ़ीं। कारों पर लगी सभी कार प्लेटें पूरे साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट को चौंकाने के लिए पर्याप्त थीं। वे सभी उच्च प्रबंधन से थे। वे सभी प्रतिष्ठित पद पर थे। वहां भूमिगत बलों के नेताओं की बहुत सारी कारें थीं। वहां सफेद पृष्ठभूमि पर लाल शब्दों वाली कार प्लेटें भी थीं। अभी 5 मिनट पहले ही ग्रेग ने फोन किया था। साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के सभी अच्छे और बुरे पक्ष अपनी अपनी खोहों से बाहर आ गए थे। तूफान साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन परिवार तक आ पहुंचा था। ग्रेग विला से बाहर चला गया। वह अपने लड़ाकों की कड़ी सुरक्षा में प्रवेश द्वार पर आया। हवा में बारिश और मिट्टी की गंध बनी हुई थी। एंडरसन परिवार का पूरा विला गमगीन था। उसका माहौल बेहद गंभीर था। ग्रेग ने अर्जुन के पीछे खड़े 100 से ज्यादा लोगों को देखा। वे व्यवस्थित तरीके से खड़े थे और ऐसे नहीं लग रहे थे कि उन्हें बेतरतीब ढंग से काम पर रखा गया हो। हालांकि ग्रेग को डर नहीं था। यह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट था। यह उसका इलाका था। इसके अलावा यह एंडरसन का विला था। यह पूरे साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट का प्रतीक था। पूरा विला एक पहाड़ी पर बना हुआ था। विला में एक और प्रतीकात्मक इमारत थी, एंडरसन का मंदिर। रात के समय मंदिर की रोशनी दसियों मील दूर से देखी जा सकती थी। यहां तक कि आम नागरिक भी एंडरसन के मंदिर के पास से गुजरते समय कुछ सेकंड के लिए रुककर शोक मनाते थे। एंडरसन परिवार के प्रति सम्मान प्रकट करने का यह उनका तरीका था। कारण ये था कि एंडरसन परिवार साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट का उद्धारक था। उन्होंने ही साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के विकास की शुरुआत की थी। एंडरसन परिवार यहां देवताओं की तरह था। हर कोई उनका सैनिक बनने को तैयार था और वे एंडरसन के सभी दुश्मनों से लड़ने को तैयार थे। ये स्थानीय तानाशाह की प्रतिष्ठा थी, जो उत्तराधिकार के माध्यम से अपना दर्जा प्राप्त करता था। घनी भीड़ में से देखने पर पता चला कि एंडरसन का पूरा विला लोगों से भरा हुआ था। वे सभी एंडरसन परिवार द्वारा प्रशिक्षित लड़ाके थे। वे सभी ऐसे हथियार पकड़े हुए थे जो हेलीकॉप्टर जैसे दिख रहे थे। आप अर्जुन कपूर हैं। ग्रेग की नजरें गर्म हो गई थीं। उसने उस युवक को गौर से देखा जो अपने विंडब्रेकर के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी नजर अच्छी थी। भीड़ उस युवक से सिर्फ एक कदम पीछे थी। कबीर अर्जुन के पास खड़ा था।
जब उसने अर्जुन को सिगरेट निकालते देखा तो उसने अपना लाइटर निकाला और उसके लिए सिगरेट जला दी। ग्रेग की आंखें ठंडी हो गईं। वह कबीर को जानता था। वे एक दूसरे को पहले भी देख चुके थे। वह यहाँ क्यों था? इसके अलावा वह अर्जुन के लिए सिगरेट भी जला रहा था। यह मैं हूं। अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया और शांति से कहा। उसकी आंखें ठंडी थीं। एंडरसन का विला बहुत बड़ा था। यह अपव्यय और धन का प्रतीक था। साथ ही ये बेहद आलीशान भी था। ऐसा लगता था कि साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट को व्यक्तिगत रूप दिया गया था। फिलिप को एंडरसन की अफवाहों के बारे में तब पता चला जब वह यहाँ आ रहा था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा परिवार था जो चकित रह गया था। ये पूंजीवाद का उन्मत्त शोषण था। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अब जब तुम मेरे इलाके में हो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे बेटे को जाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बिना किसी दंड के जाने दूंगा और ऐसा दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ग्रेग ने फिलिप की ओर गंभीर चेहरे से देखा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरा पक्ष जवाबी हमला करेगा। यदि उसने ऐसा किया तो क्या होगा? उनके विला में 100 से अधिक लड़ाके थे। अभी 100 से ज्यादा लोग आ रहे थे। जब समय आएगा तो ये जगह अभेद्य हो जाएगी। यदि दूसरा पक्ष उड़ना भी जानता हो तो भी उसके लिए बच निकलना असंभव होगा। इसके अलावा उसने पहले ही उन्हें ऑर्डर दे दिया था। अब दक्षिण नदी जिले के उच्च प्रबंधन और भूमिगत बल और यहां तक कि विशेष बलों के नेता भी यथाशीघ्र वहां आ रहे थे। कोई ये पूछ सकता है कि ऐसे अपरिहार्य जाल से कौन बच पाएगा? एंडरसन के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करेगा? एंडरसन परिवार दक्षिण नदी जिले में अपराजय उपस्थिति थी। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा। उसके पीछे उसके आदमियों ने नूह को कार से बाहर खींच लिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिर उन्होंने उसे अर्जुन के सामने ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई मरा हुआ कुत्ता हो। पिताजी, मुझे बचा लो, पिताजी। उसे मार दो, उसे मार दो। उसने मुझे अपंग बना दिया। मेरा बदला लो, बदला लो। नूह ने अपनी दिखावटी बाहरी छवि खो दी थी। अब वह केवल सबसे निचले दर्जे का कैदी था। वह कीचड़ और खून से लथपथ था। नूह ने कसम खाई कि अपने पूरे जीवन में वह पहले कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी। धप। फिर अर्जुन ने सबके सामने नूह को लात मारी। उसने नूह की छाती पर जोर से रौंदा। वह उसके ऊपर खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जब नूह ने ये सुना तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह अर्जुन की आंखों में मौत का खतरा देख सकता था। अर्जुन के मुंह से हड्डियां चीर देने वाली ठंडक आ रही थी। नूह का हर अंग कांप रहा था। नूह ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि एक रीढ़विहीन व्यक्ति जो अपनी स्त्री पर निर्भर रहता है, इतना क्रूर हो सकता है। अब वह वालिस से घृणा करने लगा। यदि वालिस ने उसे आदेश नहीं दिया होता तो वह बीकन को उकसाता नहीं और वह निश्चित रूप से उसके सामने इस भयावह मौत को पार नहीं करता। हाँ, मैं डर गया हूं। तुम क्या चाहते हो? मुझे मत मारो। हम एंडरसन के विला में हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नूह ने डरते डरते चिल्लाया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे डर था कि अगले ही पल अर्जुन उसे मार डालेगा। मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। घुटने टेक कर मुझसे विनती करो। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो उसने अपनी भौं उठाई और अपने सामने ग्रेग की ओर देखा। सभी को समझ आ गया कि अर्जुन का क्या मतलब था। वह एंडरसन के विला में ग्रेग से बदला लेना चाहता था। ग्रेग का चेहरा खुद को रोकने की वजह से लाल और बैंगनी हो गया। उसका बेटा अर्जुन के हाथों में था, इसलिए उसने आवेगपूर्ण होने की हिम्मत नहीं की। नूह, नहीं। ग्रेग दहाड़ा। वाह! हालांकि अगले ही पल अर्जुन के हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। छुरा भोंकना। उसने खंजर उठाया और नूह के कान के पास जमीन पर गिरा दिया। पलक झपकते ही नूह का एक कान कट गया। आह! खून जमा देने वाली चीख। नूह ने अपने खून से सने कान को पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे चुनौती देते हुए उठ खड़ा हुआ। वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और झुकता रहा। वह विनती करने लगा, कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूं। धप धप। जमीन पर उसके माथे की चोट की आवाज हर किसी के दिल पर छा गई। खास तौर पर जब ये ग्रेग और एंडरसन परिवार के लिए काम करने वाले 100 से ज्यादा लड़ाकों के कानों में पड़ी। वे कानों को चीर देने वाली आवाज थी। वह यंग मास्टर एंडरसन थे। वह प्रभारी व्यक्ति ग्रेग एंडरसन के बेटे थे। इसके अलावा वह एंडरसन परिवार के भावी उत्तराधिकारी थे। इस समय वह दुश्मन के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगते हुए कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। एंडरसन के दिलों में एक छाया थी। क्या एक युवा स्वामी जो जीवन से बुरी तरह चिपका हुआ था, भविष्य में पूरे एंडरसन परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता था? नो एंडरसन, तुम मेरे बेटे हो। तुम एंडरसन परिवार के वारिस हो।
तुम किसी और के सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? ग्रेग गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना गुस्से और अनिच्छा से भर गया। साथ ही निराशा भी थी। वह अपने बेटे को जानता था और उसका बेटा शानदार मनोरंजन में लिप्त रहने का आदी था। इस समय उसके कार्यों ने ग्रेग को बहुत निराश किया। क्या एंडरसन का राजवंश खत्म हो रहा था? नहीं, वह ऐसा होने नहीं देंगे। अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे को अभी जाने दो। अगर नहीं, तो अपने आदमियों के साथ जिंदा यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। ग्रेग की दहाड़ के बाद विला के अंदर से और विला की ओर जाने वाली सड़कों से काले रंग के 100 से ज्यादा लड़ाके बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत फिलिप और उसके आदमियों को घेर लिया। दृश्य अत्यंत तीव्र लग रहा था। एंडरसन के दिलों में एक छाया थी। क्या एक युवा स्वामी जो जीवन से बुरी तरह चिपका हुआ था, भविष्य में पूरे एंडरसन परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता था? नो एंडरसन, तुम मेरे बेटे हो। तुम एंडरसन परिवार के वारिस हो। तुम किसी और के सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? क्या एंडरसन का राजवंश खत्म हो रहा था? अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे को अभी जाने दो। अगर नहीं, तो अपने आदमियों के साथ जिंदा यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। दूर से तो केवल सिरों का समुद्र ही दिखाई दे रहा था। सभी लोग तलवारें और हेलीकॉप्टर पकड़े हुए थे। ये फिल्म में दो ताकतों के बीच टकराव के दृश्य जैसा लग रहा था। एंडरसन के विला में माहौल बहुत उत्साहपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि वे हमले के कगार पर थे। अर्जुन ने शांति से अपने आसपास की भीड़ को देखा। उसने अनुमान लगाया कि वहां कम से कम कुछ 100 लोग थे। क्या दृश्य है! ग्रेग, क्या नजारा है! लेकिन क्या एंडरसन के पास बस इतना ही है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में कोई चिंता या चिंता नहीं थी। थियो द्वारा बुलाए गए उसके पीछे काले सूट पहने सभी लड़ाकों ने उसके ऐसा कहते ही अपनी कमर से डंडे और खंजर निकाल लिए। तो क्या हुआ? अपने जीवन काल में ये सब देख पाना आपके लिए सम्मान की बात है। ग्रेग ठंडी हंसी हंसा। इस समय वह बहुत आश्वस्त था। उनके पास केवल 100 से कुछ ज्यादा लोग थे। लेकिन मैडम वालिस इतनी डरी हुई थी कि उसने विविन को भी आने के लिए कहा। वह इस अपेक्षाकृत छोटे काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को जगा रही थी। ग्रेग आसानी से उसकी देखभाल कर सकता था। हे, अर्जुन ने ठंडी हंसी में कहा, ग्रेग, मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। तुम अपने परिवार के साथ साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल सकते हो और अपनी सारी संपत्ति मेरी पत्नी के नाम पर कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो मैं तुम्हारे परिवार के सभी 23 लोगों को छोड़ देने पर विचार कर सकता हूं। ग्रेग ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और ठहाका लगाकर हंसने लगा। ये सबसे मजेदार चुटकुला था जो उसने कभी सुना था। तो मूल रूप से मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर ऐसा है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहां से जिंदा बाहर ना निकल सको। तुम आज एंडरसन के विला में मर जाओगे, अर्जुन कपूर। ग्रेग गुस्से से चिल्लाया। उसने हाथ हिलाया और दहाड़ते हुए कहा, जाओ, उन सभी को मार डालो। उन्हें वहीं दफना दो। पलक झपकते ही 100 से अधिक लड़ाके एंडरसन के विला के चारों ओर से अर्जुन और उसके आदमियों पर टूट पड़े। भीड़ में अर्जुन और ग्रेग शांति से खड़े होकर अपने लोगों को एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते देख रहे थे। अचानक, वाह, आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज रही थी। तभी एंडरसन के विला में विस्फोट की जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। धमाका, धुआं आसमान में फैल गया और मशरूम जैसा बादल बन गया। हर कोई चौंक गया। उन्होंने आवाज की ओर देखा और पाया कि एक समय में गंभीर और शांत एंडरसन का मंदिर आग की लपटों में घिरा हुआ था। यह एंडरसन परिवार का प्रतीक था। यह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख स्थलों में से एक था। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। बिखरा हुआ और टूटा हुआ मंदिर और उसके आसपास की जली हुई जमीन आग के समुद्र में थी। दूर से देखने पर पूरी पहाड़ी घने धुएं और आग के सागर से घिरी हुई दिखाई दे रही थी। इस समय कुछ मील दूर से साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के नागरिक विला की ओर देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। भय और आतंक हवा में छाया हुआ था। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह एंडरसन का तीर्थस्थल था और यह साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट का ऐतिहासिक स्थल था। निर्माण लागत लगभग 1 अरब रुपये थी। यह एक सोने का शिवालय था जिसे सोना डालने की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। यह घटना उस समय घटी जब सभी लोग सदमे में थे। धमाका, एक और जोरदार आवाज। ग्रेग के पीछे स्थित विला जलकर राख हो गया और उसमें आग लग गई। इस विस्फोट के प्रभाव से सभी लोग पीछे की ओर गिर पड़े। उस समय विस्फोट के प्रभाव से ग्रेग के आधे आदमी घायल हो गए थे। उनमें से कुछ तो राख भी हो गए क्योंकि वे विला के बहुत करीब खड़े थे। हालांकि वे इसके लायक थे। वे सभी भगोड़े थे। उनके भयानक अपराध उनके मरने के बाद भी चुभते रहेंगे। ग्रेग और उसके आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए।
ये सब बहुत अचानक हुआ। साथ ही आग की लपटें अभी भी उनके दिलों में उथल पुथल मचा रही थीं। ये बहुत चौंकाने वाला था, बहुत भयानक। उसी समय घने धुएं के बीच आसमान से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये दूर से आई और धीरे धीरे पास आती गई। 5 सैन्य हेलीकॉप्टर एंडरसन के विला के ऊपर हवा की ओर तेजी से बढ़े। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर का अगला सिरा नीचे की ओर करके गोता लगाया और विला के ऊपर कुछ चक्कर लगाए। सभी हेलीकॉप्टरों पर मशीनगनें तैयार रखी गई थीं। वे भी पूरी तरह से भरी हुई थीं। जब तक उन्हें कमान मिलती, यह विशाल विला जमीन पर ध्वस्त हो जाता और हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक धमकी, उकसावा। फिर ये पांचों सैन्य हेलीकॉप्टर विला के ऊपर रुके। 5 रस्सियां नीचे गिराई गईं और पलक झपकते ही 10 से ज्यादा हथियारबंद लोगों की एक टीम आसमान से उतरी। वे पल भर में विला के अंदर उतर गए। वे सभी विशेष बलों से थे। उनकी वर्दी की छाती पर एक सुनहरा द्वीप चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। ये टीम की सशस्त्र सेनाएं थीं। अब वे अर्जुन के थे। वे सभी कपूर के लोग थे। वे क्लार्क के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। ये सब कुछ नहीं था। एक क्षण में सशस्त्र बलों की टीमें उस पहाड़ी के चारों ओर से आ पहुंची जहां एंडरसन का विला था। वहां 10 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। वे सभी विशेष बल के लोगों से भरी हुई थीं। वे लोहे के जानवर की तरह आगे बढ़े। वे भारी हथियारों से लैस थे। वे लाल और काले रंग की टोपी के साथ विशेष काले रंग की लड़ाकू पोशाक पहने हुए थे। उनकी वर्दी की छाती पर एक सुनहरे रंग का द्वीप शिखा कढ़ाई की गई थी। शिखा में एक तलवार दिखाई गई थी जो सुनहरे रंग के द्वीप के ऊपर आग से घिरी हुई थी। ये सभी सशस्त्र बल कपूर के थे। वहां कुछ 100 लोग थे। विरोध करना बंद करो, अपने हथियार गिरा दो, अब जमीन पर लेट जाओ। विरोध करना बंद करो, अपने हथियार गिरा दो, जमीन पर लेट जाओ। जो भी विरोध करता हुआ पाया जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। वे पलक झपकते ही घटनास्थल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। उस पल ग्रेग अचंभित रह गया। एंडरसन के सभी आदमी अचंभित रह गए। कुछ लोग तो भागने भी लगे। एंडरसन एक बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनका बिखराव हो गया, तथा अपना उद्देश्य पूरा होते ही सभी लोग भागने लगे। एंडरसन को इस समय वर्णित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे डूबते जहाज को छोड़कर भाग रहे चूहे हैं। इसी समय साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की सभी मुख्य सड़कों पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल नंबर वाली कार प्लेटों वाली अनेक विशेष गाड़ियां खड़ी थीं। कार में कोई था। जब वे एंडरसन के विला से कुछ किलोमीटर दूर थे तो उन्होंने देखा कि एंडरसन का मंदिर आग की लपटों में घिरा हुआ था। फिर जब उन्होंने सैन्य हेलीकॉप्टरों को हवा में चक्कर लगाते देखा तो वह व्यक्ति दहाड़ते हुए बोला, ये सशस्त्र बल कहां से आए हैं? वे किसके हैं? मुझे पता लगाओ। एंडरसन का मंदिर नष्ट कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी खबर थी। किसने किया ये? ऐसा करने की हिम्मत किसने की? केवल वे ही नहीं, अन्य कारों में बैठे अन्य नेता भी आग की लपटें और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को देखकर क्रोधित हो गए। यह एक विद्रोह था। कौन था? हालांकि अगले ही पल उन सभी को एक ही समय में उनके फोन पर ऑर्डर प्राप्त हुआ। उस आदेश को पढ़ने के बाद सफेद पृष्ठभूमि पर लाल नंबरों वाली कार प्लेट वाली गाड़ियों ने अचानक ब्रेक लगा दिया। वे एंडरसन के विला की पहाड़ी के नीचे प्रवेश द्वार पर रुक गईं। फिर वे कारें मुड़ गईं और तेजी से भाग गईं। लानत है, वे उस आदमी की सशस्त्र सेना क्यों हैं? एंडरसन खत्म हो गए। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। जल्दी करो, वापस जाओ। सभी को साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने के लिए कहो। एक पल में उच्च प्रबंधन के सभी नेता एक आम सहमति पर पहुंच गए। ग्रेग के सभी संपर्क, जिनसे उसने पहले संपर्क किया था, अपनी गाड़ियां वापस मोड़ चुके थे। वे टिड्डियों की तरह घटनास्थल से भाग रहे थे। वे उस पहाड़ी से भाग रहे थे और साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से भाग रहे थे। उन सभी को एक ही समय पर एक ही संदेश प्राप्त हुआ था। इसका सार बस एक साधारण वाक्य था, दक्षिण नदी जिले से बाहर निकल जाओ। उन्होंने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया, क्योंकि इस नंबर के मालिक ने केवल एक शब्द, वालिस, के साथ हस्ताक्षर किया था। एंडरसन के विला की पहाड़ी के नीचे लाल कावासाकी मोटरसाइकिल पर वापस। विवियन ने काले चमड़े का जंपसूट पहना हुआ था और उसने अपना फोन खोला। उसने सिम कार्ड को आधे में तोड़ दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अपना हेलमेट पहना और एक चांदी का ब्रीफकेस लेकर बाइक पर सवार हो गई। बूम! बाइक में गड़गड़ाहट हुई और विविन चला गया। एंडरसन अब इस दुनिया में नहीं थे और मैडम ने साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट खो दिया था। उसी समय एंडरसन का विला। अर्जुन ने ग्रेग और नोआ को देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। फिर उसने परिवार के अन्य 21 सदस्यों को देखा जो उनके पीछे व्यवस्थित ढंग से घुटनों के बल बैठे थे।
वह उन पर ठंडे स्वर में बोला, मैंने तुम दोनों को मौका दिया था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ग्रेग को बहुत पसीना आ रहा था और वह कांप रहा था। उसने खो दिया है। ये भी एक करारी हार थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली और भयानक होगा। ये स्वर्गीय युक्ति क्या थी? हालांकि, जिस बात का ग्रेग को सबसे अधिक अफसोस था, वह ये थी कि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैडम वालिस उसे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में छोड़ देंगी। अब, ग्रेग एंडरसन अकेली सेना थी जो बहादुरी से लड़ रही थी। हे, मैं आपकी बात मानूंगा चाहे आप मुझे मारना चाहें या जिंदा मेरी खाल उतारना चाहें। मुझे अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेग ठंडी हंसी हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत का डर नहीं था। अपनी तरफ से, नूह एक कुत्ते की तरह था। वह अर्जुन के सामने रेंग कर आया और झुक गया। उसने अर्जुन से विनती की, मास्टर क्लार्क, मास्टर कपूर, कृपया मुझे जाने दें। मैं गलत था। मैं पहले से ही ऐसा हूं। मैं पहले से ही एक बेकार आदमी हूं। कृपया मुझे छोड़ दें। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। नूह को काया और डरपोक देखकर ग्रेग जैसा मर्दाना आदमी पश्चाताप में रोने लगा। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा इतना काया हो सकता है। एंडरसन वंश का अंत अंततः हो गया। अर्जुन ने नूह की ओर देखा जो उससे लगातार भीख मांग रहा था और ग्रेग जो पश्चाताप के आंसू रो रहा था। फिर, उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। यदि ग्रेग ने गलत व्यक्ति का चयन न किया होता तो एंडरसन परिवार की यह स्थिति नहीं होती। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो महान कार्य कर सकता था। दुर्भाग्य से, भाग्य के देवता ने लोगों को मूर्ख बना दिया। अर्जुन ने पलटकर अपने पीछे थियो को देखा। उसने कहा, उन्हें साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल दो। वे अब कभी यहाँ पैर नहीं रख सकते। अर्जुन ने उन्हें नहीं मारा क्योंकि यह अनावश्यक था। वह थक गया था और अब वापस जाना चाहता था। पलक झपकते ही काफिला मुंबई लौट आया। वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रवेश द्वार के सामने रुके। जब अनिका को पता चला कि अर्जुन वापस आ गया है, तो वह दौड़कर बाहर आए और अर्जुन की बाहों में कूद गई जो अभी अभी वापस आया था। वह रो पड़ी और बोली, प्रिय, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी चिंतित थी? अर्जुन ने अनिका को पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैं अब ठीक हूं, है ना? ठीक है, अब रोना बंद करो। अगर तुम रोती रही तो तुम बदसूरत हो जाओगी। उसके ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अनिका की लाल नाक पर थपथपाया। अनिका ने शर्म से उसे घूरा और गलती से उसके घावों को छू लिया। अर्जुन दर्द से कराह उठा और दांत पीसता रहा। अरे, क्या हुआ? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अनिका घबरा गई और तुरंत अर्जुन को हॉस्पिटल ले गई। 1 घंटे की भागदौड़ के बाद, व्यान अंततः अर्जुन के साथ हॉस्पिटल के कमरे में जा सका। इसी समय, उसका फोन बजा। ये गायत्री जी का था। नमस्ते, गायत्री आंटी, मुझे माफ करें। मैंने कहा था कि मैं आज आपको डिनर पर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे दफ्तर में कुछ काम आ गया। क्या हम इसे कुछ दिन आगे बढ़ा सकते हैं? मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित करूंगा। अनिका कमरे से बाहर निकलकर प्रतीक्षा क्षेत्र में चला गया। ये ठीक है। फोन के दूसरी तरफ से गायत्री जी की आवाज कोमल लग रही थी। ठीक है, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, अनिका चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि गायत्री जी का क्या मतलब था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद गायत्री जी ने फोन रख दिया। इस समय वह विला के अध्ययन कक्ष में खड़ी थी। उसका सामना मुंबई के नियॉन रात के आसमान से था। हल्की हवा चल रही थी। गायत्री जी का चेहरा ठंडा था। उसके पीछे विवियन भी आ गई। वह आधे मीटर दूर रुकी और झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, मिस एंडरसन अब नहीं रहे। गायत्री जी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में नफरत थी। थोड़ी देर बाद, उसने सांस छोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें वह चीज वापस मिल गई? विविन ने चांदी का ब्रीफकेस निकाला और कुछ दस्तावेज निकाले। ये वे संपदाएं थीं जो एंडरसन ने वालिस के लिए कई वर्षों तक काम करने के बाद हासिल की थीं। उनकी कीमत 50 अरब थी। गायत्री जी इसे किसी और के हाथ में नहीं पड़ने देगी। इसके अलावा, अंदर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी था। यह एंडरसन के वालिस के साथ गुप्त संबंधों का सबूत था। अगर यह बात बाहर आ गई तो यह वालिस के लिए हानिकारक होगा। दस्तावेजों की विषय वस्तु में कपूर की कुछ संपदाओं के रहस्यों का लीक होना भी शामिल था। मिस, आप क्या करने की योजना बना रही हैं? विविन ने पूछा। गायत्री जी ने चुपचाप अपनी बाहें छाती पर रख लीं। उसने दूर से नियॉन लाइट्स को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर वह बेरहम है, तो उसके साथ अन्याय करने के लिए मुझे दोष मत दो। अगले दिन माया जी को विला में अनिका का फोन आया। उसने बताया कि अर्जुन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्या, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है?
माया जी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। अनिका को उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। माया जी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और लॉन्गफोर्ड पार्क से निकल गई। उन्होंने रास्ते में कुछ चिकन सूप खरीदा और टैक्सी में बैठ गई। फिर वह हॉस्पिटल पहुंच गई। वह बहुत खुश हुई। अर्जुन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्या उसने फिर किसी से झगड़ा किया? माया जी उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। माया जी हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर टैक्सी से उतरी। फिर उन्होंने काले सूट में बहुत सारे अंगरक्षकों को देखा। जब वह ऊपर अर्जुन के कमरे में पहुंची, तब भी उसे काले सूट में कुछ अंगरक्षक दिखाई दिए। क्या हो रहा था? जो कुछ भी। माया जी ने अपने कूल्हों को हिलाया और बहुत खुश हुई। वह कमरे में चली गई और एक गांव से आई हुई मैचमेकर की आवाज में घोषणा की, ओह मेरे बेचारे दामाद, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या हुआ? हालांकि जब माया जी चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर कमरे में घुसी, तो वह दंग रह गई। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। माया जी डर गई। उसने अपना सिर नीचे किया और पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की। माया येट्स, एक ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। ये ठंडी आवाज सुनते ही माया जी के शरीर का हर रोंगटे खड़े हो गया। वह डर गई। उन्होंने पलटकर देखा तो कमरे में एक ठंडी लेकिन सुंदर आकृति खड़ी थी। वह माया जी को ठंडी निगाहों से देख रही थी। मैडम वालिस, आप यहाँ क्यों हैं? माया जी डरते डरते मुस्कुराए। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जबरदस्ती ला रही थी। अरे यार, वह यहाँ इस औरत से क्यों टकराए? माया जी डर गई। उसने अपना सिर नीचे किया और अर्जुन की तरफ देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ उदासीन व्यवहार कर रहा था। गायत्री जी ने अपनी बाहें छाती पर रखी हुई थीं। उसने एक लंबी, आकर्षक काली पोशाक पहन रखी थी। इससे वह सुंदर और कुलीन दिख रही थी। उसकी आंखें माया जी पर टिकी हुई थीं और वह बेचैन महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि माया जी ने काफी कुछ नहीं सहा था। थप्पड़। गायत्री जी ने माया जी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था? माया जी ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति शिकायत से भरी हुई थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मुझे याद है। वह बहुत ही मतलबी सास थी। आखिरकार उसने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया जिसे उसे नहीं देना चाहिए था। यदि यह कोई और होता तो माया जी पृथ्वी को उलट पुलट कर देती और उन्हें नष्ट कर देती। हालांकि दूसरी पार्टी गायत्री जी थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। माया जी केवल अर्जुन और शर्मा फैमिली के सामने ही अनुचित और तर्कहीन थी। अगर दूसरा व्यक्ति थोड़ा शक्तिशाली और रुतबा वाला होता, तो वह चूहे की तरह डरपोक होती। गायत्री जी ने उपहास करते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, माया येट्स, अर्जुन तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि तुम उसकी सास हो। हालांकि मैं अलग हूं। अगर तुम उसे आदेश देने, उसे गालियां देने, उसे अपमानित करने या उसे पीटने की हिम्मत करोगी, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकती। माया जी ने गायत्री जी की चापलूसी करने और उसकी चापलूसी करने की पूरी कोशिश की। उसने उसे अपने हाथों में चिकन सूप भी दिखाया। उसने कहा, मैं उसके लिए चिकन सूप लाई हूं। मैंने ये सब खुद बनाया है। इतना कहने के बाद उसने सूप को नाइट स्टैंड पर रख दिया। झूठ बोलने पर भी उसकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ी। निस्संदेह उसने इसे सड़क पर किसी दुकान से खरीदा होगा। गायत्री जी ने माया जी को ठंडे मन से देखा, फिर बिस्तर पर लेटे हुए अर्जुन की ओर देखा। उसने कहा, हमारा वादा मत भूलना। इतना कहने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। माया जी कमरे में ही रह गई। वह बेजान होकर सोफे पर गिर पड़ी और उसे ठंडा पसीना आ गया। गायत्री जी का व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि माया जी लगभग फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। अब जब गायत्री जी चली गई, तो माया जी ने आखिरकार अर्जुन को घूरते हुए चिल्लाया, अर्जुन, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम्हें मुझे थप्पड़ खाते हुए देखना अच्छा लगता है? मैं तुम्हारी सास हूं और वह दुष्ट औरत सिर्फ तुम्हारी है। सौतेली माँ, क्या वह तुम्हारे ज्यादा करीब है या मैं तुम्हारे ज्यादा करीब हूं? अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और माया जी को ठंडे अंदाज में देखा। उसने कहा, यहाँ कोई तमाशा मत करो। अगर हिम्मत है तो उसके सामने जाकर करो। माया जी कमजोरों को खुलेआम धमका रही थी और ताकतवरों से डर रही थी। क्या वह काफी आक्रामक नहीं था? क्या इसीलिए वह उससे नहीं डरती थी? मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूं। जब माया जी ने ये सुनी, तो वह दुखी हो गई। उसने सूप को कूड़ेदान में फेंक दिया और चिल्लाई, मैं तुम्हें अब ये पीने नहीं देना चाहती। तुम निर्दयी, कृतघ्न दुष्ट हो। ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी।
तुम्हें यही सजा मिली है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी एक रीढ़विहीन आवारा बनकर रह जाओगे। शायद वह सिर्फ चिल्लाने से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए माया जी ने आरोप लगाते हुए अशिष्टता से कहा, तुम हमारी छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन तुमने शर्मा के लिए क्या किया है, अर्जुन? मुझे परवाह नहीं है। मुझे वह महिला पसंद नहीं है। या तो तुम मेरे लिए उससे बदला लो, या तुम अनिका को तलाक दे दो। मैं नहीं चाहती कि अनिका को ऐसी दुष्ट सौतेली सास मिले। माया जी जानती थी कि वह और गायत्री जी भी साथ नहीं रह सकेंगे। वह गायत्री जी पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल अर्जुन को ही इसमें शामिल कर सकी। क्या अर्जुन उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? यदि वह ऐसा करता, तो वह व्यान से तलाक मांग लेता। अर्जुन एक निकम्मा आदमी था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि कपूर की सारी संपत्ति गायत्री जी के हाथों में है। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसे इसे गायत्री जी के हाथों से छीनना था। माया जी के दिमाग में इन दिनों एक साधारण विचार चल रहा था। जब तक वह गायत्री जी से संपत्ति छीन सकती है, तब तक वे अर्जुन की होंगी। अंततः वे अनिका की हो जाएंगी, जिसका मतलब होगा कि वे उसकी हैं। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, माया येत्स, कृपया यहाँ से चली जाओ। वह अपनी सास के दोहरे व्यवहार से तंग आ चुका था। वह उसकी परेशान करने वाली हरकतों से भी तंग आ चुका था। क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? माया जी गुस्से में थी। वह अर्जुन के पास गई और उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। वह चीखी, ओह, तुम कृतघ्न दुष्ट! तुम अब मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यह मत भूलो कि तुम शर्मा के दामाद और मेरे दामाद हो। मैं तुम्हारी सास हूं। अर्जुन, भले ही तुम अब अलग हो, मैं अभी भी तुम्हारी सास हूं। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इतना कहने के बाद माया जी अपना बैग उठाकर चली गई। अब वह उससे झगड़ने लगी थी और पुनः उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी। अर्जुन का उससे काम खत्म हो चुका था। उसे माया जी को सबक सिखाने का मौका ढूंढना था। अगर नहीं, तो वह बहुत घमंडी हो जाएगी। माया जी के चले जाने के बाद अर्जुन को ज्यादा राहत महसूस हुई। उसने गायत्री जी से किए अपने वादे के बारे में सोचा। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो उसने टिम को फोन किया और पूछा, टिम अंकल, क्या आप द्वीप पर वापस आ गए हैं? हाँ, घर पर कुछ चल रहा है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। फोन के दूसरी ओर टिम की आवाज धीमी सुनाई दी। अर्जुन ने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ और सवाल पूछने के बाद उसने फोन काट दिया। अंत में टिम ने पूछा, तुम घर कब आने की योजना बना रहे हो? अर्जुन ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने जवाब दिया, जल्द ही। अचानक एक रिंगटोन ने उसके व्यक्तिपरक विचार को तोड़ दिया। उसने देखा कि यह एक परिचित लेकिन विदेशी नंबर से था। नमस्ते, ये कौन है? मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और तुम्हें मेरी याद भी नहीं है। यह एक मीठी आवाज थी। उसकी आवाज वसंत की हवा की तरह लग रही थी। मेलोडी। अर्जुन के दिमाग ने तुरंत ही आवाज के मालिक को पहचान लिया। ये परेशान करने वाली दुष्ट स्त्री उसे क्यों बुला रही थी? मुझे बताओ, क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। मेलोडी एक किशोरी की तरह व्यवहार कर रही थी। वह बहादुर थी और परंपराओं से मुक्त थी। हालांकि अर्जुन उसका समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वह शादीशुदा था और उसका पहले से ही एक बच्चा था। इसके अलावा ये कबीर की बेटी थी। अगर इस बारे में बात बाहर आ गई, तो ये बुरा होगा। क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती, भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो? मेलोडी होटल से बाहर निकली। उसने स्टाइलिश सफेद बेसबॉल स्कर्ट और टैंक टॉप पहना हुआ था। उसके सिर पर सफेद टोपी भी थी। होटल के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले सभी लोग दंग रह गए। अर्जुन अवाक रह गया। वह केवल हंस सकता था। मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम्हारे पास समय है? मेलोडी इस सवाल पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने खुलकर बात करने का फैसला किया। अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मिस रनावत, अगर आप चाहती हैं कि मैं फिर से आपका प्रेमी बनने का नाटक करूं, तो नहीं। नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। मेलोडी बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। 10 मिनट बाद, जब वह हॉस्पिटल के कमरे में पहुंची तो अर्जुन बिस्तर से उठने ही वाला था। आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? कमरे में दाखिल होते ही मेलोडी का पहला सवाल यही था। उसकी नज़र में अर्जुन एक बेहद कुशल व्यक्ति था, क्योंकि वह कुंग-फू जानता था। अर्जुन का चेहरा उदास था जब उसने जवाब दिया, मैं झगड़े में पड़ गया था। जब मेलोडी ने देखा कि उसका चेहरा उदास है, तो उसने चिंतित होकर पूछा, तुम्हें किसने मारा? मुझे बताओ, मैं अपने पिता के आदमियों से तुम्हारा बदला लेने को कहूंगी। अर्जुन को मारने की हिम्मत किसने की? वह मेलोडी का प्रिय था। अर्जुन चौंक गया। उसने मेलोडी की तरफ देखा जो उसके सामने बेहद आकर्षक लग रही थी और असहायता से अपना सिर हिलाया।
इस छोटी सी महिला का स्वभाव बहुत खराब था। मिस रनावत, क्या आप मुझे शौचालय तक ले जा सकती हैं? अर्जुन ने अचानक पूछा। क्या? मेलोडी को लगा कि वह कुछ सुन रही है। यह आदमी क्या सोच रहा था? वह एक लड़की से शौचालय तक ले जाने के लिए कह रहा था। अब क्या होगा? क्या उसे वॉशरूम करते समय उसका साथ देना चाहिए? आहा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसा होगा। हालांकि उसे यह बहुत पसंद आया। मेलोडी का चेहरा लाल हो गया था। वह शर्मीली लग रही थी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अर्जुन नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर, हाथ और पेट पर चाकू से वार किया गया था। उसके शरीर पर टांके लगे थे और हिलने पर उसे दर्द होता था। ये बहुत शर्मनाक था। तुम मुझे दरवाजे तक पहुंचा दो। उसके बाद मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा। मेलोडी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपने लाल होठों को काटा। उसने अपने पीछे के दरवाजे की तरफ देखा और अपना मन बना लिया। उसका चेहरा लाल था और उसने शर्म से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करूंगी। बाकी का काम तुम संभाल लेना। वह एक लड़की थी। स्वाभाविक रूप से, वह हद से आगे नहीं बढ़ सकती थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये काफी था। मेलोडी अभी भी थोड़ी शर्मीली थी। उसने अर्जुन को बिस्तर से उठने में मदद की। यह आदमी बहुत भारी था। अर्जुन ने मेलोडी के कंधों पर अपना हाथ रखा। उसके परफ्यूम की खुशबू उसके नाखूनों में घुस गई। वह उसकी खुशबू का आनंद ले रहा था जो वसंत की तरह महक रही थी। जब वह उसके इतने करीब था, तो वह मेलोडी के शरीर का तापमान भी महसूस कर सकता था। वह उसे हल्का सा कांपता हुआ भी महसूस कर सकता था। क्या ये पहली बार था जब ये छोटी लड़की किसी आदमी के इतने करीब आई थी? जब अर्जुन ने इस बारे में सोचा, तो उसने अपना सिर हिलाया। भगवान का शुक्र है कि उसे केवल अपनी पत्नी अनिका ही पसंद थी। अगर नहीं, तो उसे चिंता थी कि वह मेलोडी जैसी छोटी लड़की के सामने खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। वहां खड़े रहो और अपना काम करो। मेलोडी का चेहरा लाल हो गया था। उसने चुनौती भरे अंदाज में अर्जुन को टॉयलेट के पास ले गई। हे भगवान, कितनी शर्मनाक बात है। मैं उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हूं? मेलोडी उलझन में थी। उसे लगा कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। अर्जुन के बाहर आने के बाद मेलोडी ने कहा, कुछ दिनों बाद मेरे साथ डिनर पार्टी में चलो। तुम मुझे अभी जो कुछ किया है उसका बदला चुका सकते हो। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। डिनर पार्टी। अर्जुन अपने दिमाग में सोच रहा था। क्या ये छोटी लड़की फिर से कुछ खींचने की कोशिश कर रही थी? उसी समय अनिका अपने कार्यालय से बाहर चली गई। उनकी कंपनी की दवा के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा मामला सुलझ गया। एंडरसन के सभी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को एक अन्य कंपनी ने विलय कर दिया और उसे अधिग्रहित कर लिया। आज सुबह वे बीकन के साथ एक समझौते पर पहुंच गए। उसने मिस्टर कैश से मिलने जाने और उन्हें इसके लिए धन्यवाद देने का निर्णय लिया। हालांकि जब वह रास्ते में थी, तो उसे याद आया कि अर्जुन ने उससे कल रात क्या कहा था। वह कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप के यंग मास्टर क्लार्क थे। अनिका इस बात को लगभग भूल ही गई थी। जब वह मुंबई में कपूर ग्रुप की शाखा में पहुंची, तो उसे हडसन मिल गया। वह अर्जुन की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती थी। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन हाल ही में बहुत बदल गया है। उसे संदेह इस बात पर था कि यदि उसका पति सचमुच कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप का यंग मालिक था, तो वह शर्मा परिवार में 3 साल तक एक बेकार दामाद बनने को क्यों तैयार था। ओह, मैडम शर्मा, स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हडसन की मुलाकात चेयरमैन के दफ्तर में अनिका से हुई। वह मुस्कुरा रहा था। अनिका सोफे पर बैठ गई। काफी देर बाद आखिरकार उसने पूछा, मिस्टर कैश, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप के युवा मालिक का नाम अर्जुन कपूर है?